हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे कन्वर्जेंट सीक्वेंस। कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है? पहली बात तो कन्वर्ज वर्ड का मीनिंग क्या होता है। कन्वर्ज वर्ड का मीनिंग होता है, जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि बहुत सारी रेज आती हैं किसी भी सोर्स से और किसी भी लेंस से पास होने के बाद वो क्या हो जाती है, एक पॉइंट पर आके मिल जाती है। तो यही क्या होता है कन्वर्ज करना, कि मतलब बहुत सारी रेज आई और किसी भी पॉइंट पर आकर के मिल गई, यही कहलाता है कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंस। ठीक है, तो कन्वर्ज करने का मतलब है किसी एक बिंदु पे आके मिल जाना, या सारी ही। अब इसमें कैसे समझेंगे सीक्वेंस में, कि सारी की सारी जो टर्म्स हैं सीक्वेंस की, जैसे आपने 1/n कोई भी सीक्वेंस बनाई है तो इसमें 1, 1/2, 1/3, 1/4, आप खुद देखो ये जो टर्म्स है, 1 को छोड़ो, 1 से आगे की जो टर्म्स हैं 1/2, 1/3, इसका मतलब 0.5, 0.3, 0.25, फिर 0.2 यानी 1/5 का मतलब 0.2, ये सारी की सारी घटती जा रही हैं। घटती जा रही हैं, किसकी तरफ जा रही हैं? जीरो की तरफ जा रही हैं। तो ये जो सीक्वेंस है ये किसकी तरफ कन्वर्ज कर रही है? जीरो की तरफ कन्वर्ज कर रही है। ठीक है, तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, जो भी जनरल टर्म होगी किसी भी सीक्वेंस की, उसमें आप लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्लाई कर देना। देन आपके पास अगर आपको कोई भी फाइनाइट वैल्यू मिल जाती है, जीरो भी मिल सकती है, जीरो फाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं मिलना चाहिए, 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी आपको रियल नंबर अगर मिल जाता है तो हम उस सीक्वेंस को कहते हैं कि वो सीक्वेंस कैसी होगी? कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहलाएगी। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। डेफिनेशन इसकी क्या है कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि इफ़ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an, जनरल टर्म में हमने अप्लाई की, लिमिट l मिली है, l जो होनी चाहिए वो फाइनाइट होना चाहिए, जीरो हो सकता है, जीरो क्योंकि फाइनाइट होता है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज करती है उस l पर। ठीक है, अ सीक्वेंस an इज सेट टू कन्वर्ज टू अ रियल नंबर, ये इसकी दूसरी डेफिनेशन है, किसी रियल नंबर l पर कन्वर्ज करेगी इफ़ गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। एप्सिलॉन एक बहुत छोटा नंबर होगा जो पॉजिटिव होगा। ठीक है, उसके लिए एक पॉजिटिव इंटीजर, उसके लिए एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करेगा m डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन सच दैट मोड ऑफ an माइनस l लेस देन होना चाहिए एप्सिलॉन से फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। तो उस रियल नंबर को हम क्या कहते हैं? लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस कहते हैं। अब ये आपको चीज़ समझ नहीं आई होगी। इसमें क्या है, इसने कहा है कि जो भी सीक्वेंस है, ठीक है, उसके लिए वो सीक्वेंस अगर an जो सीक्वेंस है किसी भी लिमिट l पर कन्वर्ज करती है, ठीक है, तो वहाँ पर एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 होगा। इसके लिए ये क्या होगा? बहुत छोटी सी वैल्यू होगी। इसके लिए एक पॉजिटिव इंटीजर m एग्जिस्ट करेगा और ये जो m होगा ये इस एप्सिलॉन पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इस तरीके से होगा ये m की अगर हम an माइनस l अप करेंगे तो वो क्या आएगा? एप्सिलॉन से छोटा आएगा। फॉर ऑल जो n की वैल्यू होगी वो हमेशा बड़ी होगी m से। अब इस चीज़ का मतलब क्या है मैं आपको ग्राफ से समझा देती हूँ। आप देख सकते हो, आपने कोई भी सीक्वेंस जो मानी है वो 1/n मानी है। ठीक है, कौन सी सीक्वेंस हमने मानी है? 1/n। 1/n अगर हम इसकी टर्म्स निकालें तो क्या आएगी? जब हम n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 मिलेगा, n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 1/2, फिर 1/3, 1/4, इस तरीके से हमें सीक्वेंस मिलेगी। और ये क्या होता है? फंक्शन होता है। जो फंक्शन होता है वो हमें किस पर मिलता है? फंक्शन की सारी वैल्यूज़ हम y एक्सिस पर रखते हैं, y इक्वल टू fx होता है, f सच दैट n टू r है यहाँ पर, n की वैल्यूज़, और ये क्या है? 1/n, यहाँ पर इसे n ही रखो। n की वैल्यूज़ हमने नेचुरल नंबर से उठा करके यहाँ पर रखते चले गए। ठीक है, तो ये जो n है ये पूरा का पूरा x एक्सिस पर होगा, और ये fx या फिर fn जो 1/n है, जो भी वैल्यूज़ हमें मिलेंगी वो हम y एक्सिस पर रखेंगे। ये जो वैल्यूज़ मिली है यहीं से तो मिली, यही तो है ये। 1 रखा तो 1 आया, 2 रखा तो 2 आया, वो कहाँ मिला? हमें y एक्सिस पर मिल गया। ठीक है, तो यहाँ से हम पॉइंट्स बना सकते हैं ना कि अगर हमने n की वैल्यू 1 रखी है तो हमें क्या पॉइंट मिला है? 1 ही मिला है। n की वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं तो हमें हाफ मिलता है। मान लो हमने ये 1 यहाँ पर माना, यहाँ पर ना मान के, मतलब इतना गया है ये यहाँ पर। ठीक है, फिर हमने n की वैल्यू 2 रखी है, जब यहाँ पर 2 रखी है तो हमें 1/2 मिला। तो यहाँ पर हमने 2 रखा तो y एक्सिस पर हमें 1/2 यहाँ होगा, जब y एक्सिस पर 1 यहाँ पर है तो 1/2 कहीं यहाँ होगा। ये मिल गया हमें दूसरा पॉइंट। अब जब हमने x एक्सिस पर 3 रखा तो y की वैल्यू क्या मिली? 1/3। y की वैल्यू 1/3 मतलब इसका 1/3 अगर हम करेंगे तो कम से कम यहाँ मिलेगा, तो यानी यहाँ पर होगा। तो ये क्या हो रहा है? ऐसे ऐसे करते करते ऐसे जाता रहेगा ये ग्राफ। ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद, यहाँ पर 3 पर आने के बाद ये क्या होगा? आगे एक ही वैल्यू देगा, कभी भी ये नीचे नहीं आएगा। ठीक है, ये क्या होगा? एक ही वैल्यू देता रहेगा, मतलब ये बिल्कुल पास पहुँच जाएगा। वैसे तो ये मतलब 0 के पास आने लगेगा ना ये, तो
ऐसे जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 0 के बिल्कुल पास आने लगेगा। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इस एक्सिस से मिल जाए, ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, इसके पास पास आते आते बिल्कुल ऐसे कांस्टेंट चलना शुरू हो जाएगा, मतलब ऐसा यूँ आएगा और बस यूँ 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 चलता रहेगा, कभी भी इस लाइन को एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, मतलब 0 हमें कभी भी इसकी वैल्यू नहीं मिलेगी, ठीक है, 0 नहीं मिलेगी, बस क्या होगी, उसके पास आती रहेगी। तो यही क्या है, ये क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है, 0 की साइड ये पूरी की पूरी सीक्वेंस 0 पे की तरफ जा रही है, तो ये पूरी की पूरी सीक्वेंस यहाँ से चलते आते 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 0 की तरफ जाने लगी ना, तो ये 0 की तरफ कन्वर्ज करिए, क्योंकि इस पर मिलते ही क्या हो जाएगी, y की वैल्यू 0 हो जाएगी, बट वो मिलेगी नहीं, वो कन्वर्ज करेगी उसकी तरफ, ठीक है। दूसरी बात, इसने कहा है कि m ग्रेटर देन इक्वल टू n, जो हमारी डेफिनेशन है इसमें आप देख सकते हो कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करेगा, एक पॉजिटिव एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, और m डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन सच दैट an माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। अब m क्या है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये उल्टा हो गया, n ग्रेटर देन इक्वल टू m, मतलब m एक पर्टिकुलर फिक्स नंबर हमें मिलेगा, वो हमें मिल गया यहाँ पर। हमने वही कहा है कि जब हम एक फिक्स नंबर के बाद m हमने मान लिया 3 है, उसके बाद जैसे ही वैल्यूज़ आगे बढ़ाते रहेंगे तो उसके बाद क्या होगा, हमें एक फिक्स ही वैल्यू मिलती रहेगी, मतलब फिक्स नहीं मिलेगी, हमें ऐसे दिखाई देगा कि जैसे an जो है 0 की तरफ टेंड कर रही होगी, पर्टिकुलर उसकी लिमिट की तरफ टेंड करिए। अब इसकी लिमिट जो है वो 0 है, तो यहाँ पर वो 0 की तरफ टेंड करती हुई दिखाई देगी, बट 0 कभी नहीं आएगा, एक्स एक्सिस को कभी टच नहीं करेगी, बस वो इसके साथ ऐसे पैरेलल चलती हुई दिखाई देगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि मॉड an माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। आपको पता होगा कि अगर मॉड x लेस देन k है तो उसका मतलब होता है कि जो x की वैल्यू है वो प्लस k और माइनस k के बीच की होगी। तो मॉड ऑफ an माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन है, इसका मतलब है an माइनस एल लेस देन होगा एप्सिलॉन से और माइनस एप्सिलॉन से बड़ा होगा, माइनस से प्लस वाले के बीच में होगी, ये पूरी जो वैल्यू है माइनस एप्सिलॉन से प्लस एप्सिलॉन के बीच की होगी, क्योंकि मॉड x लेस देन k का मतलब है, थोड़ी टिपिकल चीज़ है ये, ठीक है, ये लिमिट वाला जो पोर्शन है थोड़ा टिपिकल है, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। मॉड x लेस देन k है, इसका मतलब है कि जो x की वैल्यू है वो माइनस k से प्लस k के बीच की होगी। वही चीज़ हमने यहाँ पर अप्लाई कर दी कि ये जो अंदर है ये माइनस एप्सिलॉन से प्लस एप्सिलॉन के बीच का होगा। तो अब हमने क्या किया, इस पूरी इक्वेशन में l को ऐड कर दिया, l माइनस एप्सिलॉन लेस देन an माइनस l प्लस l करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, सिर्फ an बचेगा, फिर यहाँ पर l प्लस एप्सिलॉन, तो यहाँ से जो an है वो l माइनस एप्सिलॉन से l प्लस एप्सिलॉन के बीच में आ गया। आई होप आपको ये समझ आया होगा, क्योंकि थोड़ी सी टिपिकल चीज़ है, बस वही बात है कि जो आपका ग्राफ है an जो है वो 0, क्योंकि 1/n के लिए मैंने ग्राफ बनाया, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, जैसे इसमें लगाएंगे तो 0 मिलेगा। तो वही क्या है कि इसकी लिमिट जो है वो 0 की तरफ टेंड करिए, पूरी की पूरी सीक्वेंस जो है घटती जा रही है, 0 की तरफ जा रही है, तो वो कन्वर्ज कर रही है उसकी लिमिट पर, ठीक है। तो आई होप आपको ये थोड़ा बहुत समझ आया होगा। नेक्स्ट आपकी इसमें थ्योरम है कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज़ अ यूनिक लिमिट और अ सीक्वेंस कैन नॉट कन्वर्ज टू मोर देन वन लिमिट, ठीक है। जैसे हमने एग्जांपल देखा 1/n जो सीरीज 1/n जो सीक्वेंस थी हमारी 1/n, इसमें मैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा देंगे तो हमें कितना मिलता है, 0 मिलता है, ठीक है। तो यानी ये क्या मिल रहा है हमें, एक तो फाइनाइट मिल रहा है, ठीक है। पहली बात तो अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी तो ये हमेशा फाइनाइट मिलेगा, कभी भी इनफाइनाइट नहीं मिलेगा। अगर ये इनफाइनाइट मिल गया तो जो सीक्वेंस होगी वो हमारी डाइवर्जेंट हो जाएगी। कन्वर्जेंट के लिए क्या है, लिमिट लगाओ, उसकी जो an यानी उसकी जो जनरल टर्म होगी उसमें लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाओ, जो भी आएगा वो फाइनाइट नंबर आना चाहिए, तो वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहलाएगी। अब उसने कहा है कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस की हमेशा क्या होगी, यूनिक लिमिट, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आपने इसमें लगाया तो 0 मिल गया, आप इसी सीक्वेंस की किसी दूसरी जनरल टर्म में अप्लाई कर दोगे तो आपको कुछ और मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता। सीक्वेंस की जो भी आप जनरल टर्म में लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट अप्लाई करोगे तो उसकी हमेशा एक ही यूनिक मतलब एक ही उसकी लिमिट आपको मिलेगी, ठीक है, अलग अलग लिमिट्स आपको नहीं मिलेंगी। तो वही कहा है कि जो भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी उसकी यूनिक लिमिट आपको मिलेगी, ठीक है। एक या एक से ज़्यादा पॉइंट पर वो कन्वर्ज कर ही नहीं सकती है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn इक्वल्स टू फाइनाइट होगा, तभी वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट कहलाएगी। तो आपको एक चीज़ बता देती हूँ, अगर आपको प्रूफ करना है या फिर आपको देखना है एग्जाम में कि कोई भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या नहीं, आपको क्या करना है, बस
जो उसकी जनरल टर्म आपको दे रखी है उसमें लिमिट टेंस टू इनफाइनाइट अप्लाई कर देना है। उसके बाद आपको जो भी मिले वो फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए, तभी हम उसको कहेंगे कन्वर्जेंट। ठीक है, सिर्फ इतना चेक करना होता है कन्वर्जेंट के लिए। आगे मैं थोड़े बहुत क्वेश्चंस उसके ऊपर कन्वर्जेंस के ऊपर करा दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है एग्जाम्पल है, कोई सिक्वेंस ऐसी है xn 1 1 अपॉन 2 की पावर 1 1 अपॉन 2 की पावर 2 1 अपॉन 2 की पावर 3 इस टाइप से। ठीक है, इसकी जो जनरल टर्म है वो क्या है 1 अपॉन 2 की पावर n माइनस 1। हम पहले क्या रखेंगे यहाँ पे 1 1 माइनस 1 0 यानी 2 की पावर 0, तो 1 अपॉन 2 की पावर 0 दैट इज़ 1। फिर हमने यहाँ पर 2 रखा तो ये 1 अपॉन 2 मिल गया। फिर यहाँ पे 3 रखा, 3 माइनस 1 2 यानी 1 अपॉन 2 का स्क्वायर। तो हमें इस तरीके से जनरल टर्म से हमने ये निकाल दी। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि ये सीक्वेंस जो है वो क्या है, कन्वर्जेंट है या नहीं है। जनरल टर्म हमारे पास थी, हमने क्या किया, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट xn इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, जो इसकी जनरल टर्म थी वो हमने यहाँ पे रख दी। अब n की जगह पे हम इनफाइनाइट रख देंगे तो 2 की पावर इन्फिनिटी, 2 की पावर इन्फिनिटी होता है इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0। तो ये क्या मिल गई हमें, फाइनाइट मिल चुकी है। तो इसका मतलब क्या है, ये सीक्वेंस क्या है, कन्वर्जेंट है। सिर्फ इतना ही चेक करना होगा कन्वर्जेंस के लिए कि लिमिट लगानी है जनरल टर्म में, फाइनाइट वैल्यू हमें मिलनी चाहिए। नेक्स्ट आपके पास आता है डाइवर्जेंट सीक्वेंस। डाइवर्जेंट सीक्वेंस में क्या होगा, जब भी आप जनरल टर्म में लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई करोगे तो आपको या तो प्लस इन्फिनिटी मिलेगा या फिर माइनस इन्फिनिटी मिलेगा, तब उस सीक्वेंस को कहेंगे डाइवर्जेंट सीक्वेंस। ठीक है, जैसे हमारे पास सीक्वेंस है 2 की पावर n जनरल टर्म है, 2 की पावर n क्या है, जनरल टर्म है। ठीक है, आपको यहाँ से देख भी सकते हो 2 2 की पावर 2 2 की पावर 3, ऐसा लग ही नहीं रहा है ऐसा कि वो किसी एक पॉइंट की तरफ जा रही होगी, बढ़ती जा रही है। 2 फिर 4 8, लग ही नहीं रहा कि वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ जा रही होगी, है ना, तो वो डाइवर्जेंट है। 2 की पावर n, तो हमने यहाँ पर xn की जगह 2 की पावर n रखा। 2 की पावर इन्फिनिटी क्या होता है, 2 की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी ही होता है, तो ये क्या हो गया, इनफाइनाइट आ गया। मतलब ये जो सीक्वेंस है हमारी डाइवर्जेंट है। कन्वर्ज का मतलब है आपको घटती हुई दिखाई देगी, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के पास पहुँचती हुई नजर आएगी। जैसे लास्ट वाली जो हमारी सीक्वेंस थी, ये आप देख सकते हो 1 1 अपॉन 2 आधा, 1 अपॉन 4 उसका भी आधा हो गया, यानी 1.5 0.25, फिर और कम होता जा रहा है। तो एक कम होता जा रहा है, जीरो की तरफ आपको नज़र आएगी कि जीरो की तरफ वो जा रही है, तब उसे कन्वर्जेंट कहेंगे। बट अगर ये वाली सीक्वेंस देखें तो ये जीरो की तरफ या किसी और पर्टिकुलर नंबर की तरफ नहीं जा रही है, तो बढ़ती जा रही है ना, तो ये क्या हो गई, डाइवर्जेंट हो गई। कैसी जा रही है, प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, बढ़ती जाएगी, 4 फिर 8 फिर 16 इस तरीके से बढ़ती जा रही है, तो ये क्या हो गई, प्लस इन्फिनिटी की तरफ डाइवर्जेंट है। ठीक है, दूसरी सीक्वेंस अगर हम देखें -3, इसकी जो जनरल टर्म है वो ये है -3 की पावर n, सिर्फ 3 की पावर n है। ठीक है, तो हमने इसमें n टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई कर दिया। जैसे इसमें n टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -3 की पावर n की जगह पे क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। ये क्लियर दिख नहीं रहा होगा। हमने क्या किया, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी -3 की पावर n, सिर्फ 3 की पावर n है, तो ये क्या होगा, -3 की पावर इनफाइनाइट। किसी भी नंबर की पावर इनफाइनाइट होता है तो वो क्या होता है, इनफाइनाइट ही होगा, और बाहर माइनस है, तो ये जो सीक्वेंस हो गई ये क्या हुई, माइनस इन्फिनिटी की तरफ डाइवर्ज कर रही है। ठीक है, ये कहाँ जा रही है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। -1 -2 -3 वो है ना नंबर रियल लाइन में, यहाँ पे 0 होता है। अगर इधर जाएगी तो प्लस इन्फिनिटी, अगर इधर जाएगी तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ डाइवर्ज करेगी। ठीक है, ये भी इसके आप एग्जांपल देख सकते हो कि ये सीक्वेंस इज सेड टू बी डाइवर्जेंट तब कहलाती है या तो वो प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाए या माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाए। ठीक है, ये वाली सीक्वेंस प्लस n, सॉरी ये क्या है n। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके आपको दिख रहा है कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ जा ही नहीं रही है। जब आपने ये सीक्वेंस ली है तो 1 2 3 ये तो बढ़ती ही जा रही है, तो ये कैसी होगी, डाइवर्जेंट सीक्वेंस होगी। किसकी साइड, प्लस इनफाइनाइट की साइड। दूसरी जो हमने ली है वो n स्क्वायर ली है। ठीक है, ये क्या आएगी, 1 4 9 16, तो ये भी क्या हो रही है, बढ़ती ही जा रही है ना, तो ये क्या हो रही है, प्लस इनफाइनाइट की साइड। मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की साइड जा रही है, तो और ज़्यादा एक्सपैंड हो रही है ना, तो ये क्या हो रही है, ये भी प्लस इनफाइनाइट की साइड जा रही है। इसी में अगर मैं यहाँ पर माइनस लगा दूँ तो -1 -2 -3 -4, मतलब रियल नंबर पे आप देखो, रियल लाइन पे देखो, -1 -2 -3, अब इधर ये बढ़ती जा रही है, इधर जा रही है ना, ये मत कहना कि घटती जा रही है, ये क्या हो रही है, इधर एक्सपैंड होती जा रही है, तो माइनस इनफाइनाइट की साइड जा रही है। और अगर मैं यहाँ पर माइनस लगा दूँ तो ये ऐसे ऐसे आएंगे टर्म्स, तो ये वही 0 -1 -4 -9 -16, बीच में और भी नंबर्स होंगे -2 -3 -4, तो ये इधर एक्सपैंड होती जा रही है, ये भी कहाँ जा रही है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। अब डायरेक्ट इसमें लिमिट लगा कर भी देख सकते हो, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, अगर सिर्फ n है जनरल टर्म, सिर्फ कौन सी है, ये वाली सीरीज़, ये वाली सीक्वेंस, नॉट सीरीज। ठीक है, तो ये इन्फिनिटी की तरफ जा रही है,
यहीं से दिख रहा है, n की जगह इन्फिनिटी रखोगे, इन्फिनिटी की तरफ जा रही है तो डाइवर्जेंट हो गई। अगर मैं माइनस रखूँगी तो माइनस इन्फिनिटी आएगा, तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ डाइवर्जेंट होगी। तो वही चीज़ है कि ये और ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ डाइवर्ज कर रही है और ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ डाइवर्ज कर रही है। बहुत ही ईजी सा टॉपिक था ये। तो पास आता है ऑसिलेटरी सीक्वेंस। ऑसिलेटरी सीक्वेंस वो होती है जो ना तो कन्वर्ज करेगी ना ही डाइवर्ज करेगी, ठीक है। कन्वर्ज नहीं करेगी किसी भी एक फाइनाइट नंबर पर, और प्लस इन्फिनिटी की साइड भी नहीं जाएगी, माइनस इन्फिनिटी की साइड भी नहीं जाएगी। जो ना कन्वर्ज करे ना डाइवर्ज करे उसे कहते हैं ऑसिलेटरी सीक्वेंस। जैसे एक बॉल को आप बोल सकते हो कि बॉल को आपने उछाल दिया तो कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसे होती रहती है ना। तो वो वाली सीक्वेंस जो होगी ना वो कहलाएगी आपकी ऑसिलेटरी सीक्वेंस, ठीक है। उसका फिक्स नहीं है कि वो एक ही साइड जाएगी, ठीक है। उसका कोई फिक्स नहीं है कि वो पर्टिकुलर एक ही साइड जाएगी, उसका कोई फिक्स नहीं है। वो ना कन्वर्ज करेगी ना ही डाइवर्ज करेगी। तो ऐसे सीक्वेंस को हम बोलते हैं ऑसिलेटरी सीक्वेंस। इसके दो टाइप हैं। एक टाइप है आपका ऑसिलेटरी फाइनाइटली, ऑसिलेट करेगी फाइनाइटली। फाइनाइटली में क्या होगा, पर्टिकुलर किसी एक नंबर पे जाएगी, ठीक है। जैसे बाउंडेड सीक्वेंस जो विच डज नॉट कन्वर्ज, जो कन्वर्ज नहीं करेगी उसको हम कहेंगे ऑसिलेटरी फाइनाइटली, ठीक है। दूसरा है एन अनबाउंडेड। देखो ऑसिलेटरी फाइनाइटली वो होगी जो बाउंडेड होगी, ठीक है। कन्वर्ज तो करेगी ही नहीं। ऑसिलेटरी सीक्वेंस जो भी होगी वो ना कन्वर्ज करेगी ना डाइवर्ज करेगी। फाइनाइटली तब बोलेंगे जब वो बाउंडेड होगी, इनफाइनाइटली उसको तब बोलेंगे जब वो अनबाउंडेड होगी, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा, वो डाइवर्ज करेगी। एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ आएगा। जैसे हमने जो सीरीज़ ली है वो है -1 सीरीज़ नहीं सीक्वेंस। जो हमने सीक्वेंस ली है -1 की पावर n ली है, तो n की वैल्यू 1 2 3 4 रखते जाओगे तो आपको सिर्फ यही मिलेगी -1 + 1 -1 + 1। तो आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि ना तो ये किसी पर्टिकुलर नंबर की तरफ जा रही है, ना ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, ना ही माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। हमें सीधा सीधा पता चल रहा है कि या तो वो +1 पे जाती है या -1 पे जाती है। अगर हम n की वैल्यू सारे के सारे ऑड नंबर्स रखेंगे, मतलब 1 3 5 7, तो 2n + 1 क्या होता है, रखो यहाँ पर 1, 2 1 जा 2 और एक 3, तो ये क्या दिखा रहा है, ऑड नंबर। तो यानी अगर हम यहाँ पर ऑड पावर रखते हैं तो हमें हमेशा -1 मिलेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर इवन पावर रखते हैं तो हमेशा क्या मिलेगा, हमें +1। इवन मतलब 2 4 6 8, तो इसलिए ही रखा है 2 × 1 2, 2 × 2 4, 2 × 3 6। तो अगर ऑड पावर इवन पावर रखते हैं तो +1 मिलता है, ऑड पावर रखते हैं तो -1 मिलता है। तो ये जो सीक्वेंस है वो कभी +1 पे जाती है, कभी -1 पे जाती है। तो ना तो ये कन्वर्ज कर रही है और ना ही ये डाइवर्ज कर रही है। ये क्या कर रही है, ऑसिलेटरी फाइनाइटली है। ये ऑसिलेट कर रही है फाइनाइटली। क्या कर रही है, ऑसिलेट कर रही है फाइनाइटली, सिर्फ +1 -1 +1 -1 पर ही जा रही है। आप यहाँ पर ये भी बोल सकते हो कि जो आपने ये वाली लिमिट निकाली, इवन टर्म्स की जो लिमिट निकाली है और ऑड टर्म्स की जो लिमिट निकाली है, वो दोनों बराबर नहीं है, तो इसलिए कन्वर्ज नहीं कर रही है। और इसकी जो लिमिट है एग्जिस्ट नहीं कर रही है, इसलिए कन्वर्ज नहीं कर रही है। किसी भी चीज़ की लिमिट तब एग्जिस्ट करती है, जो आपने क्लास 12th में पढ़ा होगा, 11th 12th में, कि आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते थे और राइट हैंड लिमिट निकालते थे। जब दोनों बराबर होती थी, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, और फंक्शन की जो वैल्यू निकालते थे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, वो तीनों बराबर होती थी, तब हम कहते थे कि उसकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है ना। तो वही काम यहाँ पर है कि हमने इवन पावर करके निकाली, ऑड पावर करके निकाली, या फिर ऑड टर्म्स की या इवन टर्म्स की लिमिट निकाली। मतलब इस सीक्वेंस में इवन टर्म्स ये हो गई, इवन टर्म्स की अलग लिमिट निकाल दी, ऑड टर्म्स की अलग लिमिट निकाली है, और दोनों क्या आ रही हैं, अलग। इवन टर्म्स की 1 आ रही है, ऑड टर्म्स की -1 आ रही है। तो ये दोनों क्या हैं, बराबर नहीं हैं। इवन टर्म्स का मतलब है जो दूसरी चौथी छठी पोजीशन पे है, ऑड टर्म्स का मतलब है जो पहली तीसरी पांचवी टर्म्स पर है, ठीक है। ये दोनों बराबर नहीं आ रही हैं, तो लिमिट क्या एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए सीक्वेंस भी क्या है, कन्वर्जेंट नहीं है। तो ये सीक्वेंस क्या होगा, ऑसिलेट कर रही है फाइनाइटली, मतलब कभी +1 पे जाती है, कभी -1 पे जाती है। अब दूसरी क्या है, और ये आप कह सकते हो कि ये क्या है, बाउंडेड सीक्वेंस। तो ये है ऊपर से बाउंडेड है 1 से, नीचे से बाउंडेड है -1 से, है ना। तो बाउंडेड सीक्वेंस है, बट ऑसिलेट करिए फाइनाइटली और कन्वर्जेंट नहीं है। नेक्स्ट आपके पास जो ऑसिलेट करती है इनफाइनाइटली, वो सीक्वेंस कौन सी होगी, जो अनबाउंडेड होगी। हम -1 की पावर n × n, हमने ये सीक्वेंस ली है -1 की पावर n × n। तो जैसे ही हम इसमें ऑड और इवन टर्म्स निकालते हैं तो हमें क्या मिलेगा, अगर हम इसमें इवन टर्म निकालें, इवन टर्म निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम 2n रख देते हैं। 2n क्या, 2n जो रिप्रेजेंट करता है वो इवन नंबर को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर 1 रखोगे तो 2 मिलेगा, 2 रखोगे तो 4 मिलेगा, 3 रखोगे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 मिलेगा। 2n + 1 जो है वो ऑड टर्म्स को रिप्रेजेंट करता है। 1 रखोगे तो क्या मिलेगा, 3,
2 रखोगे, अगर 0 रखोगे तो आपको 1 मिल जाएगा, 1 रखोगे तो आपको 3 मिल जाएगा, 2 रखोगे 2 टू 4 और 5, ठीक है। तो ये ऑड टर्म्स ये इवन टर्म्स को रिप्रेजेंट करता है। तो हम क्या करते हैं, इवन टर्म वाली और ऑड टर्म वाली लिमिट निकाल के देख लेते हैं अलग अलग। तो हमने क्या किया, एक बार इसकी जो n की जो वैल्यू है इसमें 2n रख दी, तो -1 की पावर हमने 2n और इनटू में भी 2n रख दिया, ठीक है। अब हमने इसमें लगाया लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। जैसे ही हम इसमें लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाते हैं तो -1 की पावर 2n करोगे, ऐसा मत कर देना यहाँ पर इन्फिनिटी रख दिया। -1 की पावर जैसे ही आप 2n करोगे, ये क्या है, एक इवन नंबर है, -1 की पावर इवन करते हैं तो हमें हमेशा +1 ही मिलता है। -1 की पावर 2 करोगे, -1 की पावर 4 करोगे तो हमेशा +1 ही तो मिलेगा। तो इसकी वैल्यू तो हो गई +1 और लिमिट ये हो गया +1 और 2n, और इसमें क्या लगानी थी हमें, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। तो अब यहाँ पर n की 1 इंटू 2n करोगे तो क्या मिलेगा, 2n, n टेंस टू इन्फिनिटी। जैसे इसमें आप अप्लाई करोगे तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, आपको इनफाइनाइट मिल जाएगा। तो मतलब जो इवन टर्म्स हैं वो प्लस इन्फिनिटी की साइड जा रही है, ठीक है। और जो ऑड टर्म्स हैं x 2n + 1, तो हमने क्या किया, यहाँ पर 2n + 1 रखा। तो -1 की पावर जैसे ही हम 2n + 1 करते हैं, -1 की पावर 2n + 1 यानी ऑड नंबर्स करेंगे तो हमें माइनस मिलेगा, तो वो माइनस यहाँ लिख दिया, ठीक है। इसको डायरेक्ट नहीं करना, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, तो इसलिए हमने इसको माइनस लिख दिया, ठीक है। 2n + 1 जैसे ही हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं और n की जगह इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, n की जगह इनफाइनाइट रखते ही -इन्फिनिटी हमें मिलेगा। कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा ये देखो, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 2n + 1 और -1 की पावर 2n + 1, -1 की पावर 2n + 1 यानी ऑड नंबर्स अगर हम करते हैं तो हमें -1 ही मिलता है, और 2n + 1 लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये कितना आएगा, -2n + 1, इसमें हमें लगाना है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। जैसे यहाँ पर n की जगह इनफाइनाइट रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -इनफाइनाइट मिलेगा। तो मतलब अब ये क्या कर रही है, -इन्फिनिटी की साइड जा रही है। जब हमने 2n रख के सॉल्व किया तो प्लस इनफाइनाइट की तरफ जा रही थी, और 2n + 1 चेक किया तो -इन्फिनिटी की तरफ जा रही। तो इसका मतलब क्या है भाई, ऐसा तो नहीं हो सकता कि सीक्वेंस इधर भी जा रही हो और इधर भी जा रही हो, ठीक है। हम डाइवर्ज तब कहते हैं जब वो या तो सिर्फ प्लस इन्फिनिटी की साइड जाएगी या फिर सिर्फ -इन्फिनिटी की साइड जाएगी, तभी हम उसको डाइवर्ज करेंगे। ऐसा नहीं कह सकते कि कोई टर्म तो उसकी +इन्फिनिटी की साइड जा रही है और कोई टर्म उसकी -इन्फिनिटी की साइड जा रही है। इस सीक्वेंस में क्या हो रहा है, ये जो हमने सीक्वेंस ली है, सीक्वेंस में क्या हो रहा है, जो उसकी इवन टर्म्स हैं, दूसरी, चौथी, छठी, 8वीं ऐसी वाली जो टर्म्स है वो प्लस इनफाइनाइट की साइड जा रही हैं, और जो ऑड टर्म्स हैं, 1st, 3rd, 5th, 7th, वो -इन्फिनिटी की साइड जा रही हैं। तो हम इसे डाइवर्ज भी नहीं बोल सकते। डाइवर्ज होने के लिए या तो सारी की सारी टर्म इसकी साइड जाती है या इसकी साइड जाती, ठीक है। तो इसलिए ये सीक्वेंस जो हो चुकी है वो कैसी हो चुकी है, डाइवर्जेंट नहीं है, ऑसिलेट कर रही है इनफाइनाइटली, मतलब इनफाइनाइट की साइड जा रही है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। जो ऑसिलेटरी फाइनाइटली होती है वो बाउंडेड होती है और कन्वर्ज नहीं करती है, जो ऑसिलेटरी इनफाइनाइटली होती है वो अनबाउंडेड होती है और डाइवर्ज भी नहीं करती है, ठीक है। तो ऑसिलेटरी सीक्वेंस आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है आपकी नल सीक्वेंस। नल सीक्वेंस वो होती है इस मतलब किसी भी सीक्वेंस की जनरल टर्म में जब भी आप लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट लगाओगे और आपको 0 मिल जाए तो वो नल सीक्वेंस कहलाएगी। इसमें आप लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाओगे, आपको 0 मिलेगा, इसमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इसमें आपको मैं बता देती हूँ इस वाले में करके कैसे होगा। जैसे ही आप इसमें अप्लाई करोगे -1 की पावर n - 1/n, इसमें अगर हम लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट लगाएंगे, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर इनफाइनाइट रखते ही पूरा इनफाइनाइट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसमें क्या करेंगे हम, ये तो भाई डिपेंड करेगा साइन, ये n तो हमें ये बताएगा कि -1 का जो साइन आएगा वो प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, ठीक है। वो क्या आएगा, प्लस का या माइनस का। जैसे ही हम नीचे इनफाइनाइट रखेंगे या तो ये +1/n आएगा या -1/n आएगा। इससे सिर्फ यही तो पता चलेगा या तो प्लस का n या माइनस का n। और जैसे हम इसमें लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाते हैं, इसमें जैसे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाते हैं तो ये वाली भी 0 मिलेगी और ये वाली भी 0 मिलेगी। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों साइड से क्या आ रही है, वो 0 मिल रही है। मेन बात यहाँ पर समझो, ये हमारे पास था सीक्वेंस की जनरल टर्म, हमने लगाया इसमें लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। हम क्या करते हैं, अगर इस तरीके की सीक्वेंस हमें मिलती है, हम क्या करते हैं उसमें जो इवन टर्म्स के लिए अलग लिमिट फाइंड कर लेंगे, ऑड टर्म्स के लिए अलग लिमिट फाइंड कर लेंगे। अगर हम इवन टर्म करेंगे तो हम क्या करते हैं, -1 की पावर, देखो n की वैल्यू 1 से स्टार्ट करेंगे तो -1 की पावर हमने 1 - 1 यानी 0/n, फिर
यानी कैसा मिलेगा आपको +1, यानी ये आपको 1 ही मिल जाएगा, 1/n ही मिल गया है। तो ठीक है, जब इसकी वैल्यू 2 रखोगे, सॉरी हम किसके लिए निकाल रहे हैं, इवन टर्म्स के लिए निकाल रहे हैं, तो हम n की वैल्यू 2 रखेंगे। जैसे ही हम n की वैल्यू 2 रखेंगे तो -1/n, फिर हम 4 रखेंगे, 4 रखने पर भी -1/n, 5 रखेंगे, 4 रखने के बाद फिर 6 रखने के बाद भी हमें -1/n, ऐसी टर्म्स ही मिलेगी। तो यानी जब हम इवन टर्म्स के लिए लिमिट अगर निकालेंगे तो इवन टर्म्स के लिए लिमिट के लिए जनरल टर्म हमारे पास ये मिलती है और इसमें अप्लाई करने पर हमें 0 मिलता है। अब हम ऑड टर्म्स के लिए करेंगे। ऑड टर्म के लिए हम क्या रखेंगे, यहाँ पर 1 रखने पर +1/n आ जाएगा। फिर हम यहाँ पर क्या रखेंगे, 3, ऑड रखनी है ना, तीसरी रखनी है, थर्ड टर्म निकालनी है। थर्ड टर्म रखने के लिए हम n की वैल्यू 3 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे तो ये +1/n, +1/n अगर 5 रखोगे तो भी आपको +1/n ही मिलेगा। तो यहाँ पर जो जनरल टर्म आपकी बन जाती है वो क्या मिल जाती है, +1/n, और इसमें इनफाइनाइट अप्लाई करने पर आपको 0 मिलती है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन फंसता है जिसमें आप इवन टर्म्स के लिए अलग निकालना पड़े, ऑड टर्म्स के लिए अलग निकालना पड़े, तो दोनों के लिए अलग अलग निकालो। अगर दोनों के लिए अलग अलग निकालो, दोनों के लिए अलग अलग निकालने के बाद अगर दोनों की लिमिट सेम आ जाती है तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, और लिमिट एग्जिस्ट करती है तो ये कैसी हो जाएगी, कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो जाएगी। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि भाई जैसे हम LHL निकालते थे अलग, RHL अलग निकालते थे, और बराबर हो गया तो लिमिट एग्जिस्ट करती थी, वही काम यहाँ पर है, इवन और ऑड दोनों के लिए निकालेंगे। आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ये, क्योंकि वहाँ पर पूरी अच्छे से क्लियर है। इवन के लिए अलग निकाला, ऑड के लिए अलग निकाल दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, दोनों की लिमिट 0 आ रही, तो यहाँ पर लिमिट क्या कर जाती है, इसकी एग्जिस्ट कर जाती है। ठीक है, तो ये वाला मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया। तो जिसमें भी लिमिट में की जनरल टर्म में n →∞ अप्लाई करने के बाद आपको 0 मिल जाता है, वहाँ पर आपको क्या मिलती है, वो नल सीक्वेंस मिलती है। और अगर -1 की पावर आपको कुछ मिलती है तो वहाँ पर आपको देखना होगा ऑड टर्म्स के लिए अलग और इवन टर्म्स के लिए अलग अलग लिमिट चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना।